17 जनवरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष पद पर पुनः मनोनीत होने तथा श्री टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों हेतु आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन सांसद श्रीमती रजनी पाटिल, राजस्थान प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली, समिति के सदस्य पंजाब के पूर्व मंत्री श्री परगट सिंह व एआईसीसी के सह सचिव श्री कृष्ण अल्लावुरु ने प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए प्रमुख कांग्रेस जनों से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव हेतु फीडबैक एवं सुझाव प्राप्त किए। समिति द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक कांग्रेस नेताओं के आवेदन भी प्राप्त किए तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से चुनाव की रणनीति बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए। चतुर्वेदी ने बताया कि कल दिनांक 18 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव की तैयारियों हेतु कांग्रेस वॉर रूम 7 अस्पताल रोड जयपुर पर प्रातः 10:30 बजे प्रदेश चुनाव समिति, दोपहर 12:30 बजे प्रदेश समन्वय समिति, दोपहर 2:30 बजे लोकसभा क्षेत्रवार नियुक्त समन्वयक तथा शाम 4 बजे स्क्रीनिंग समिति की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित होगी। खबर है जयपुर से, जहां 18 जनवरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण के दौरान प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहे। उन्होंने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधिच सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को देखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मोदी गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश की सभी ग्राम पंचायतों में पहुंच रही है। मोदी गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत लाभार्थियों के साथ साथ गांव के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मोदी गारंटी वाली गाड़ी की वजह से ही अनेक योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी समय समय पर वर्चुअली जुड़कर लाभार्थियों से संवाद स्थापित करते हैं, जिससे लोगों में जोश और ऊर्जा का संचार होता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की मजबूत सरकार बनने के साथ ही जनता को भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और भयमुक्त शासन देने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा एसआईटी व एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन और अपराध व अपराधियों पर सीधे कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति की बाध्यता को समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों से भ्रष्टाचार और अपराध करने वालों की नींद उड़ गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान में चल रही वृहद परियोजनाओं के कार्यों में गति लाई जाए। उन्होंने परियोजनाओं की पर्याप्त मॉनिटरिंग करने एवं धीमी गति से चल रही परियोजनाओं के मामले में ठेकेदार फर्मों के साथ ही संबंधित अभियंताओं की जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए। जलदाय मंत्री गुरुवार को जल भवन में आयोजित विभाग वृहद परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जेजेएम में चल रहे प्रोजेक्ट में जल कनेक्शनों में गति लाई जाए, ताकि एफएचटीसी के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले ऊपरी पायदान पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सचिव, एमडी एवं मुख्य अभियंता के स्तर पर समय समय पर परियोजनाओं की प्रगति को लेकर मॉनिटरिंग की जाए एवं देरी के लिए वास्तविक कारण होने पर उनका हल निकाला जाए, ताकि आमजन को नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने की जेजेएम के मूल्य उद्देश्य को पूरा किया जा सके। देखो, काफ़ी समय से मेजर प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉब्लम थी, कुछ हमारे डिपार्टमेंट की वजह से भी डिले थे। सब चीज़ों की समीक्षा की है और डायरेक्शन दे के आने वाले टाइम में उसकी प्रोग्रेस भी आएगी। और जो मिशन मोदी जी ने दिया है कि हमारा हर घर तक पानी पहुंचे, उसको किस तरह सफलतापूर्वक करें। जहाँ फाइनेंस की दिक्कत आ रही है उसको भी सोल्व करेंगे। किसी को लैंड की प्रॉब्लम थी, किसी पे डीआई पाइप की सप्लाई टाइम नहीं होने से, तो सारी बातों पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर की है और इसका रिजल्ट आएगा।
सर, बीसलपुर की बीमारी बहुत बेकाबू हो चुकी है। लगातार शटडाउन हो रहे हैं। सरकार बदल गई, उसके बावजूद भी इसी तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। जनता परेशान है। जो जिम्मेदार है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो फर्में हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 100% उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो पुरानी जो लाइन है, कहीं ना कहीं उसके ओंडम में कोई प्रॉब्लम थी, उसको दिखा दिया। वास्तव में ऐसे टाइम के अंदर जो जयपुर जैसी राजधानी के अंदर जो 48 घंटे अगर पानी की बाधित होता है तो वास्तव में बहुत तकलीफ होती है। कल से हम इसके ऊपर सोच रहे हैं। अभी भी इस बात पे भी हमने हमारे एसीएस से हमने बात करी है। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ये दिक्कत नहीं आए। जो ओंडम करा कॉन्ट्रैक्टर, उसको भी हमने बात करी है और उसको आज विशेष हमारा जो यार रिव्यू मीटिंग में यही था कि ओंडम के अंदर हम किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स की जो जिम्मेदारी उसको पूरा करें। और जो छीजत हो रही है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि पानी की हमारे यहाँ कमी है। कहीं ना कहीं ओएनएम में कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से पानी की लीकेजेज ज्यादा था, तो उस पर सघन मॉनिटरिंग करने का हमने आज डायरेक्शन दिया है। इसका रिजल्ट क्योंकि आने वाली गर्मी के अंदर नए सोर्स जो ईआरसीपी तो वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी गजेंद्र सिंह जी कर ही रहे हैं, बाकी फिर भी उसको प्रोजेक्ट को पूरे होने 2-5 साल लगेंगे। अगर आज हम चालू करते तो भी लगेंगे। तो पानी की दिक्कत हमें जो गर्मी में आएगी, और विशेषकर जो पानी उसका कैसे तरह से सदुपयोग करें, जगह जगह जो वेस्टेज आ रहा है उसको कैसे रोके, इसी पे आज हमने समीक्षा की है। और उसका मेरे क्या विधायक दल की बैठक है 6 बजे, तो मैं अभी वहां जा रहा हूं। और पीछे भी डीपीसी को लेकर लगातार आपके डिपार्टमेंट में विवाद हो रहा है। अब आपके पास भी कुछ शिकायतें आ रही, किस तरह की शिकायतें और उसका कैसे समाधान? शिकायतों का बिल्कुल 100% समाधान करेंगे। बैठ के हमने इसके अंदर, जैसे मेरे पास कल आई थी, मैंने बोला था कि अभी एक बार रोके, कब तक किस किस की डीपीसी होनी है, कहाँ कितने पद खाली है, जरूरत किस पदों की है। हम ऐसे पदों की डीपीसी कर दें कि उनकी हमें जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत है वो नहीं कर पा रहे, तो सारी समीक्षा करके, क्योंकि नीचे किस तरह से मॉनिटरिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि नीचे की मॉनिटरिंग मजबूत होनी चाहिए। ऊपर वाले तो यहाँ पे हमारे पास पहले काफी अधिकारी है, बाकी नीचे ज्यादा मॉनिटरिंग किस तरह हो, क्योंकि प्रॉपर पहले एक जमाना था जहाँ पे मैं या एक कस्बे में एक जगह रहता था और वो अकेले से वो नहीं समझते। आज हर गांव के अंदर जल जीवन मिशन चला है, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। भ्रष्टाचार किस तरह से रुके। जो आज जगह जगह शिकायत आती है कि साहब हमारी पाइपलाइन जहाँ 3 फीट डालनी थी वो 1 फीट पे डल गई करगी, तो उसको हम नीचे देख नहीं पा रहे। तो सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है कि नीचे का स्टाफ हमारा पूरा हो, उनकी डीपीसी और उनकी किस तरह से हम नई भर्ती करें, किस तरह से हमें उसके स्टाफ की एक्स्ट्रा वैकेंसी निकाल के उनको भरें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर, एक ईडी के छापे भी पड़े हैं, पूर्व मंत्री के घर पे भी छापे पड़े हैं, क्या कहेंगे आप? क्या पूर्व जो दोषी है, जो ईडी के सामने आ गए, आने वाले समय में सजा मिलेगी, वो ईडी कार्रवाई कर रही है। सर, एक सवाल डीपीसी को लेके है। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी वगैरह, इनमें पिछले साल की डीपीसी पिछले साल हो गई, फिर अपग्रेडेशन की पोस्ट आई नई आपके डिपार्टमेंट में। तो अब जो पिछले साल की पेंडिंग डीपीसी है उसको किस तरह से आप, क्या अपग्रेडेशन की पोस्टें काउंट करके होगी या वैसे? देखो, मैं इस चीज के अंदर सीधे से मैं अब इस चीज को समझ रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या जरूरत है। मैं अभी विभाग की समीक्षा कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा टारगेट है, डीपीसी से भी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हम राजस्थान पूरे भारत में 33वें स्थान पे चला गया। पहले हमारा टारगेट ही उस गरीब के घर तक, उस जनता के तक जो मोदी जी को देख रहा है कि हमारे घर में पानी कब आएगा, पानी कैसे पहुंचाए, सबसे पहले हमारा टारगेट ये है। उसके लिए काम करने के लिए किस अधिकारी की जरूरत है, तो पहले वो करें। आने वाले टाइम में जो जो डीपीसी की जरूरत पड़ेगी, जहां हमें आवश्यकता है, वो भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, गुणवत्ता की लगातार आप बात करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के कई इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी मिलीभगत होती है फर्मों में, या उनकी फर्में चल रही होती है, तो गुणवत्ता कैसे आएगी? उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए हम मॉनिटरिंग के एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आज ये सब जो आज हमें जो रिव्यू बैठक करें, इसी को लेकर करें, किस तरह से क्वालिटी हो, किस तरह से प्रोग्रेस आए, किस तरह से जो कर्मचारियों को हम साथ लेके चले, कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या हिंड्रेंस आ रही है, सारी बातों को लेकर आज ये हमारी रिव्यू मीटिंग हुई है और इसका रिजल्ट आने वाले। खबर अलवर से आ रही है, जहां महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नेहरू युवा केंद्र अलवर से की गई हुई टीम का प्रतिनिधित्व माधोगढ़ के हरिओम गुर्जर कर रहा है, जहां विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। हरिओम गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में आई हुई टीम अनेक प्रतियोगिता में भाग ले रही है, राज्य एवं जिले का नाम रोशन कर रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर हर राज्य से आए हुए लोगों से उनके रहन सहन, कला, संस्कृति आदि के बारे में जानने का मौका मिला। यह सभी अन्य राज्य से आए हुए लोगों से किस प्रकार से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उन सभी के विचार आपस में शेयर किए गए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हर जिले से चुनिंदा लोगों को इसमें शामिल होने का मौका मिला। राष्ट्रीय महोत्सव
12 से 17 जनवरी तक मनाया। अलवर से कई टीम ने नासिक में जिले और राज्य का नाम रोशन किया। हर इवेंट में भाग लिया और अपनी प्रतिभा से समस्त संभागियों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। गुरुवार को नासिक से अलवर के लिए सभी संभागी रवाना हो रहे हैं, जिनमें हरिओम, विनोद, तारेश, जोरवाल, पुष्प दुलानी, अभिषेक कौशिक, जयदीप पांचाल आदि शामिल हैं। रायपुर भीलवाड़ा से खबर। भारतीय कुमावत राष्ट्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमावत आज भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने रायपुर के सुरास में आयोजित भागवत कथा में भाग लिया, जहां ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमावत ने कहा कि 550 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिससे पूरा देश राममय हो रहा है। सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तथा देश पुनः विश्व गुरु बनने जा रहा है। पूरा देश राममय हो रहा है, पूरा विश्व इसको अपनी खुली आंखों से देख रहा है। किस तरह का उत्साह राम मंदिर की स्थापना को लेकर इस देश में नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्म के लोग, हिंदू लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और सदियों बाद एक ऐसा नेतृत्व देश को मिला है। पूरा राममय वातावरण है। और जैसा कि आह्वान हुआ, एक बार इस देश में 2 दिवाली होगी, एक बार पुनः, क्योंकि एक राम तो 14 साल बाद वन में अयोध्या पधारे थे। वन से आज 550 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है, उसका प्रारंभ हो रहा है। पूरा देश राममय है और यह राममय हमारा धर्म, हमारी नीति यह कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए सबको समान रूप में समझने की देर है बस। जिस दिन मोदी समझ में आ जाएगा लोगों का, भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा हो। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सैंथली गांव में दहेज के लोभी ससुराल जनों ने फिर एक विवाहिता को मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर पीहर पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लोभी ससुराल जनों की मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने विवाहिता को गला घोंटकर मार दिया। वहीं रामगढ़ पुलिस ने अलवर हॉस्पिटल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा। वहीं मृतक के भाई सतीश पुत्र सौदान निवासी कटुमर ने रामगढ़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है कि उसकी 2 बहन कृष्णा व भोरी की सैंथली गांव के राहुल व रवि के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी, लेकिन दहेज के लोभी ससुराली जनों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर मेरी बहन के साथ आए दिन मारपीट करते थे। बुधवार को जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो ससुराली जनों ने एक राय होकर दोनों बहनों के साथ मारपीट करने लगे। छोटी बहन भूरी उनके चुंगल से निकलकर भाग गई, वहीं बड़ी बहन कृष्ण उनके चंगुल में फंस गई। उन लोगों ने एक राय होकर चुन्नी से गले में फंदा लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसे अलवर सानिया हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसे अलवर सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में उसके तरफ को रखवाकर हमको सूचना दी, तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। पुलिस ने दी गई रिपोर्ट के आधार पर 498A व 304 में भी मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरी तो ये जो लड़की मरी है आप उसकी छोटी बहन है और उसी घर में रह रही हैं? हाँ, उसी घर में। उसी घर में रह रही है। तो मरी जो बड़ी है, बड़ी है। नहीं तो फिर आपको कैसे पता लगा कि मार दिया इसको? वहीं पे थी? और बाकी मारपीट करी। अच्छा। मारपीट करके जब वो मतलब हमने आसपास चल रहा ना चल रहा घट्टी, मैं तो छोड़ के भागी, उन्होंने कि इसको मारो। अच्छा। जब मैं छोड़ के भागी, आप अपने आप को बचा के निकली हो वहाँ से? फिर आपने घर वालों को सूचना दी? घर वालों को मैंने नहीं दी सूचना। मुझे फोन वोन में बच्चा की वजह से मैं तो अपने बच्चा भर्ती को मैं चली गई। घनश्याम दत्ती होगी। क्या मामला हुआ? मामला ऐसा है सर, हमारी 2 बच्ची यहाँ पर या सैटल में भी आई हुई है। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपस में वो दारू धक्कड़ पीते हैं, ससुरा और उनका जो दामाद है बच्ची का, तो आपस में दारू धक्कड़ पी के नहीं, दोनों बच्चियों को मारपीट किया उन्होंने। मारपीट किया तो काफ़ी दिन हो गए इनका चलते चलते प्रोग्राम। उसके उपरांत में क्या हुआ, जैसे बड़ी बच्ची को उन्होंने कहा बोला आज इसको ख़त्म कर लो, तो उन्होंने मारपीट किया। पहले तो उसको मारपीट करके नहीं, उसको क्या किया है, उसको चुन्नी लेकर नहीं, उसको वह कुंदे में पंखे से लटका दिया है। लटकाने के बाद में थोड़ा बहुत कुछ सांस रहा नहीं रहा, उसको लेके वो अलवर भगे। अलवर ले गए, तो अलवर ले जाने के बाद में सानिया में गए हॉस्पिटल में। जो सरकारी में गए नहीं, उनको डर था कि भाई मारपीट किया है हमारे को, तो इसलिए कहीं हमको उल्टा फंसा दे, तो सानिया में ले जाकर उन्होंने कुछ किया है। तो वहाँ पर वो ख़त्म ही थी, वो तो जाके वहाँ से देखा डॉक्टर ने। उसके बाद बोले तो सरकारी में ले जाओ इसको।
उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है। बोले पोस्टमार्टम होगा, तो वहाँ पर ले गए। वहाँ पर उसको साहब लाश को कल मोर्चरी में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम उन्होंने आज चालू है वहाँ पर। हमारे इसका बच्ची के परिवारों को पता कैसे लगा? बच्चे को परिवार को फोन गया था हमारे यहाँ रिश्तेदारों को फोन आया था, बच्ची को मार दिया है और ऐसे ऐसे। और की जो घटना थी छोटी बच्ची वो दोनों बहन ये भाग के वहाँ से निकल उसकी गई। जब पिटाई कर रहे थे ना ये लाठी डंडों से, तो ये अपनी जान बचा के और अलवर इसका बच्चा भर्ती था तो वहाँ पे चली गई। तो आपने इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज आज कराई सर, आज कराई। पोस्टमार्टम अब चालू है वो हमारे गाँव से। खबर बयाना से, जहां बयाना के गांव मुर्की में संचालित श्री कृष्णधाम वृद्धाश्रम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने अनाथ असहाय स्कूली बच्चों को सर्दी से बचाव हेतु 80 स्कूलों में 800 गर्म जर्सियां वितरण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आज रेलवे उच्च प्राथमिक विद्यालय में जीआरपी पुलिस चौकी प्रभारी केशव सिंह एवं आरपीएफ के पुलिस अधिकारी देवेंद्र कुमार के हाथों से 35 बच्चों को जर्सियां वितरण की गई। इस अवसर पर वृद्ध आश्रम के पदाधिकारी राधेश्याम शर्मा, अशोक गुप्ता, त्रिलोक उपाध्याय एवं विद्यालय स्टाफ प्रधानाध्यापक मनोज कुमार, अध्यापिका आशा रानी, गंगाराम, वीर सिंह, मंजू गुप्ता, ललिता शर्मा, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। वितरण के वक्त बच्चों को गर्म जर्सियां मिलने से बच्चों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। ओर से कमेटी के द्वारा लगभग 800 गर्म जर्सियों का अनेकों विद्यालयों में विगत कई दिनों से वितरण किया जा रहा है, जिससे कि जो बेचारे कमजोर बच्चे हैं वो इस सर्दी से बच सकें। धन्यवाद। श्री कृष्ण धाम वृद्धाश्रम मुर्की बयाना के तत्वावधान में सदस्यों द्वारा गरीब बच्चों के लिए गर्म जर्सी वितरण की गई है। ये कई स्कूलों में की है। करीब 800 हमने जर्सियाँ करीब 16, 17, 18 स्कूलों में ये हमने वितरित की है। इनका अभी कार्य चल रहा है, पूरी तरीके से वितरित नहीं हो पाई है। खबर कुशलगढ़ गाडरिया लोहार जाति के महिला, पुरुष एवं युवाओं ने भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा नगर के टिमेड़ा बस स्टैंड टाउन हॉल से निकली, जो भैरव जी मंदिर, सरदार पटेल मार्ग, गांधी चौक, नेहरू मार्ग, गणेश अंबे माता मंदिर, सुभाष मार्ग, नई आबादी से टिमेड़ा बस स्टैंड पहुंचेगी। नगर में शोभा यात्रा के दरमियान राम भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्रा में नगर के समाज सेवी तिलोत्तमा पांडे, हेमेंद्र पांडे, बीजेपी नगर अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मेड़ा, विश्व हिंदू परिषद के कमलेश भाटिया, गौरी भुआ, सानू भुआ, कमलेश बारोड़िया, मोदी, मुकेश, वैभव वैरागी सहित भक्त मौजूद थे। आज मेरा गांव मेरी अयोध्या राम ध्वज यात्रा गणेश मंदिर से गौरी भुआ के घर से नेहरू रोड होते हुए रामजी मंदिर, गांधी चौक से पैलेस रोड स्थित भगवान नरसिंह मंदिर पहुंचेगी। वहां से पुनः यात्रा प्रमुख मार्ग होते हुए वापस गणेश मंदिर लौटेगी। ये जानकारी कैलाश राव ने दी। अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़ी सवाई राम के मुख्य बाजार में स्थित जैन मंदिर के पास बने प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कर कराया गया। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से मंदिर में शिव परिवार, चौथ माता, हनुमान जी, गरुड़ जी की मूर्तियों की पंडित के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर निर्माण में अमरनाथ शर्मा, सुरेश खंडेलवाल के सहित सर्व समाज के लोगों ने सहयोग दिया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर अशोक जैन, भगवत गिरिराज प्रसाद सोनी, हरिमोहन, गुलाब, बबली, मंगतूराम, अमरनाथ, किशन, सुनील, कमलेश, महेश, अशोक, दुर्गा प्रसाद, मुरारी, मुकेश सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। राजगढ़ पंचायत समिति अंतर्गत सकट क्षेत्र में निमला गांव में एक भामाशाह द्वारा राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में मां सरस्वती नवनिर्मित मंदिर का निर्माण में कार्य करवाकर मंदिर में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में सरस्वती माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। सकट ग्राम में समाज सेवी राजेंद्र मीणा ने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा विधिवत वैदिक मंत्रों चारणों के साथ हवन पूजन कार्यक्रम कराई गई। हवन यज्ञ में ग्रामीणों ने शुद्ध गाय के घेवा हवन सामग्री की आहुतियां डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की।
इस मौके पर मां सरस्वती की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से फूल बंगला झांकी सजाई गई। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना की। कार्यक्रम के अंत में महाआरती कर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। अलवर शहर में 200 फीट रोड पर स्थित गुरुवार को एक बिल्डिंग बगल में खोदे गए बेसमेंट के गड्ढे में जा गिरी। हालांकि इस दौरान किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरी बिल्डिंग गिरने से भवन मालिक का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। यूआईटी की उदासीनता के चलते हुए भवन की नींव के नीचे ही बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी, जिससे भवन गिरने का अंदेशा जताया जा रहा था। लेकिन इस पर गौर नहीं करने से पहले दीवारों का चूना गिरा, फिर टावर के कांच टूटे। इसके बाद कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग बगल के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई। इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बचाव हो गया। गिरने वाली बिल्डिंग में नीचे दुकान और ऊपर मकान है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई जा रही है। बहरहाल लोगों ने इसे यूआईटी की लापरवाही बताया है। शाम को करीब 6 बजे बच्चे सब कर लेना था, इनको पीक मारना। उसके बाद मुझे बच्चों ने फोन किया, इसमें आवाज़ आई। मैं ऊपर गया देखने के लिए, ऊपर देख के आया कि खराब आ चुकी है। मैं नीचे आया, मैंने जेसीबी वाले से इनसे मना किया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी मैं और शाम को दरार पे दरार बढ़ती चली गई। मैं बच्चों को लेकर तुरंत नीचे आया। नीचे आने के बाद बाहर खड़ा रहा, जेसीबी वाले में थे। मना करने के बाद नहीं माने। तो मना किया उनको? हाँ, और कहा कि नहीं ऐसे ही, हाँ ऐसे ही काम चले। सब पता है। कौन कौन था घर में? घर में सारे बच्चे थे। बच्चे भाई कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये किसकी बन रही है साइड में बिल्डिंग? ये मनोहर लाल सुल्तान की है। अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड खुद रहा है, ये कब से चल रहा था काम? ये कल परसों स्टार्ट हुआ है। अच्छा, जो ये बाप का मकान जो ढहा है नीचे, इसमें क्या सामान था, क्या नुकसान? सारा सामान था। हम तो केवल जानवरता के नीचे आप एक साइड जाओ ना यार। कोई बात नहीं, सारी रात यहाँ सर्दी में बेकार पड़े रहे हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं। और आपकी मुझे कुछ सहायता नहीं मिल पाई है फिलहाल। जैसे कि क्या माने आपका, मतलब सामान क्या क्या, जैसे कि सामान जो खाने पीने का, यानी कि फ्रिज, कूलर, AC सारे आइटम थे। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इनकी बेसमेंट वालों की। बेसमेंट आपने मना भी किया था क्या? हाँ, मना किया था ना, बता तो रहा हूँ। मना किया था, उसके बावजूद भी नहीं माने। नहीं मानते? हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या काम करते हो? मेरा अपना बच्चे का काम है। बयाना व भरतपुर जिले में अब एनसीआर व TTZ हटाओ भरतपुर जिला बचाओ अभियान शुरुआत के साथ ही जोर पकड़ने लगा है और इस अभियान के समर्थन में अब जिले भर के अनेकों प्रमुख संगठन व उनसे जुड़े लोग भी आगे बढ़ने लगे हैं। इसी मुहिम को लेकर आज भरतपुर में अभियान के संयोजक सुरेंद्र सिंह कसाना के नेतृत्व में भरतपुर के जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्त को अलग अलग ज्ञापन सौंपकर भरतपुर जिले को एनसीआर व TTZ की बंदिशों से मुक्त कराए जाने की मांग की। इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन भी सौंपे गए। इस अभियान से जुड़े सैकड़ों लोग व ग्रामीण जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट भरतपुर पहुंचे। इस दौरान भरतपुर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, किसान संघर्ष समिति के संयोजक इंदल सिंह जाट, भरतपुर परकोटा संघर्ष समिति के संयोजक व पार्षद इंद्रजीत भारद्वाज सहित ट्रक बस ऑपरेटर्स यूनियन व ऑटो रिक्शा यूनियन आदि के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मामला बताएं। आज भरतपुर बचाओ जिला भरतपुर बचाओ आंदोलन को लेकर हम लोग TTZ और NCR जो थोपे गए हैं भरतपुर जिले पे, पहले उद्योग धंधे बंद थे। ईंट का उद्योग धंधा था, पर जिससे हजारों और लाखों किसानों के परिवार पड़ते थे, वो ईंट का उद्योग धंधा बंद कर दिया। भरतपुर, कोसी और छाता NCR TTZ से कम दूरी पर है, भरतपुर ज्यादा दूरी पर है। फिर भरतपुर को NCR TTZ में क्यों? NCR से आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, 200 गुना नुकसान हुए। NCR होने पर 24 घंटे बिजली मिलती है, किसान को 6 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। टेम्पो है, ट्रक है, बस है, ऑटो है और मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल से रोजाना आदमी मजदूर है जो अपनी मजदूरी करने दिन
जिनमें दोनों गाँव में जाता है, मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण करता है। 10 साल हो जाने पर उस मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे में ट्रैक्टर है किसान का, 10 साल ट्रैक्टर चलेगा, रोड पर आ जाएगा, ट्रैक्टर बंद कर दिया जाएगा। किसान के पास कहाँ से आएंगे पैसे? कहाँ है किसान के पास पैसा इतना तो दोबारा नया ट्रैक्टर खरीदो, फिर अपने खेत को, जो पहले ही किसान का खेत है, कृषि का काम है, पहले उस उद्योग धंधे हैं वो सब घाटे में चल रहे हैं। अब मुख्य धंधा रह गया है केवल क्रेशर का और उद्योग क्रेशर का। यहाँ भरतपुर जिले में पहाड़ हैं जो पत्थर का, अब वो भी बंद होने का कगार पे, क्रेशर भी बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे में नौजवान क्या करेगा? बेरोजगार होगा तो गुंडागर्दी करेगा, हथियार उठाएगा, लूट करेगा। तो ऐसे में अगर भरतपुर जिले को बचाना है और नौजवानों को और रोजगार दिलवाना है तो NCR और TDZ से मुक्ति दिलानी होगी, तब